हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आपके लिए लेकर आया हूँ रैंक बूस्टर सीरीज फॉर जेईई एडवांस, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट का पहला पार्ट, जिसमें हम डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे, उन क्वेश्चंस में से इस तरह से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कि इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने आने वाले पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भाई जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम दोबारा, उस एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट तो होने वाले नहीं है। मतलब क्या नया क्वेश्चन ही बन के आ जाएगा? क्या कोई नया कॉन्सेप्ट बन के आ जाएगा? क्या नहीं, कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा। बस क्या हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक नई हो सकती है। उन्हीं टेक्निक्स को सीखने के लिए और एक क्वेश्चन में ऐसे 2-3 टॉपिक्स कवर करा जा सके, इस तरह के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और आज हम डील कर रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आज हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट से। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, और उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करेंगे, ताकि हम जेईई एडवांस में जो अभी जून में होने वाला है, 4 जून से है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless strings of same length. इसको एक बार में पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। लटकाया गया होगा। चलिए आइए समझते हैं यार, देखते हैं ये क्वेश्चन का पहला लाइन क्या कह रहा है कि यहां से हमने दो मास ऑब्जेक्ट्स को, जिनका मास m था, चार्ज q था, लटका दिया एयर के अंदर। मास m था और चार्ज कितना था भाई? q, और इनको एयर के अंदर हमने लटका दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है? एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इनके बीच का एंगल कितना है भाई? इनके बीच का एंगल कितना है? एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। The sphere are now immersed in a dielectric liquid of 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इस पूरे सेटअप को अब उठा के एक पानी में डाल दिया गया, या एक किसी लिक्विड में डाल दिया गया, जिसकी डेंसिटी जो थी वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 21 था। तो कहा गया इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्जन, देन पहला पार्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस। तीसरा कह रहा है मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और तीसरा कह रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स सेम। देखिए ये पेंडुलम का प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। और भाई अकरेंस अच्छा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मन लगा के समझते हैं। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को उधेड़ते हैं और उसको बहुत प्यार से समझते हैं, ताकि इस तरह का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाए तो आप उस क्वेश्चन को लगा ले जाओ, ठीक। तो चलो देखो, मैं कह रहा हूं कि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी मान लो सिग्मा। ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा। तो मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई आप तो जेईई मेंस का एग्जाम दे के आ रहे हो ना, आपने उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ रखा है ना। तो क्या होता था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाते हो या किसी लिक्विड में डुबाते हो, तो क्या होता है? एक अपथ्रस्ट आ जाता है ऊपर, और वो किसके बराबर हो जाता है? रो जी वी के। तो अगर उसमें डेंसिटी आ रही है तो हम यहां भी डेंसिटी लेके चलेंगे, तो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और ऑप्टिमाइज और आसान कर पाएंगे, ठीक। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कहा गया कि जब इस पूरे सेटअप को उठाकर पानी में डाल दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 था, उसमें डाल दिया गया इसको, तब भी इसके बीच का जो एंगल था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर मैं इसको ऐसे पानी में डुबा दूं तब भी इसके एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ। अरे बात समझ आ रही? तो कहा गया कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स, भाई एक तो कह दिया नो चेंज, एक कह दिया रिड्यूसेस। तो देख लेंगे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे बिहेव कर रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है? डेंसिटी। तो अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे डेंसिटी कैसे बिहेव कर रही है। और फिर थर्ड कह रहा है टेंशन। तो टेंशन को भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? उसके लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। क्या करें भाई? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। दोनों कंडीशंस को कंपेयर करेंगे, एक बार एयर वाली सिचुएशन और दूसरी बार पानी वाली सिचुएशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगर समझ आया तभी आप उसको अप्रोच कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया सर ना, तो फिर तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगने वाला।
और क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो बॉल्स थी, दोनों को एक पॉइंट से दो अलग अलग नॉन कंडक्टिंग रोप से या स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से लटका दिया गया। जब एयर में लटकाया गया, दोनों के ऊपर चार्ज था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से दोनों दूर दूर हो गए। अरे भाई बिल्कुल, अब उसी सेटअप को उठा के पानी में डाल दिया गया। कह दिया जा रहा है कि लेंथ में कोई चेंज, उनके बीच का जो गैप है उस गैप में कोई चेंज नहीं हो रहा, अल्फा नहीं बदल रहा ना यार। जो एंगल यहां पे बन रहा है, देखो जब ये एयर में है तो जो एंगल है, पानी में है तब भी वही एंगल है। ऐसा अपना क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्जन। तो देखो क्या क्या चीजें इमर्ज करने के बाद बदलेंगी, उसके एनालिसिस करो। तो जब ये एयर में था, ध्यान देना, जब हम एयर में थे, क्वेश्चन को थोड़ा फील करिएगा। अगर फील करेंगे भाई साहब तो बहुत मजा आएगा, और फिर लगेगा कि आज आपने कुछ सीखा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल कर आया है, और आप आने वाले क्वेश्चंस में इनकी एप्लीकेशंस को यूज करके अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्या है वो, कि जब ये एयर में था तो ये एंगल अल्फा था भाई, इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा था mg, और यहां टेंशन लग रहा था t, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था एयर में, एफ एयर, ऐसे लिख दिया हमने भाई। अच्छा बहुत सही, तो हमने कहा एक काम करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हमने नॉर्मल ड्रॉ करा भाई, बहुत अच्छा। तो ये जो एंगल पूरा अल्फा था, अब ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो देखो ये अल्फा बाई 2 है, तो ये भी अल्फा बाई 2 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा बाई 2, और ये जो एंगल है ये हमारा हो गया कितना भाई साहब, 90 डिग्री। अब आपने लामीज थ्योरम सुनी होगी। लामीज थ्योरम क्या कहता है भाई, कि अगर कहीं एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और एक फोर्स लग रहा है इधर F3, F1 के जस्ट पीछे वाला एंगल, समझना, F1 के जस्ट पीछे वाला एंगल ये है, अगर इसको हम अल्फा बोल रहे हैं तो F2 के जस्ट पीछे वाले एंगल को बीटा बोला जाएगा, और F3 के जस्ट पीछे वाले एंगल को गामा बोला जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या कहा गया कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। ये कंडीशन हो गई अपने पास। अरे समझ आया भाई, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। अब समझिए, तो अब इसकी एप्लीकेशन यहां लगाई जाए तो mg के जस्ट पीछे एंगल कितना है, 90 प्लस अल्फा बाई 2, कितना है भाई, 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2, mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा ये किसके बराबर हो जाएगा यार, थोड़ा यहां स्पेस कम है, इसको मैं यहां लिखते हैं, इधर देखो, mg अपॉन साइन, समझना, mg के जस्ट पीछे वाला एंगल कितना है, 90 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, ये रस्सी में टेंशन t लग रहा है, t के जस्ट पीछे वाला एंगल कितना है, 90, तो t अपॉन साइन 90। अरे समझ आया, वेरी गुड। अब देखो एयर के पीछे वाला एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा बाई 2। देखो एयर के पीछे वाला एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा बाई 2। तो तुम क्या लिखोगे, फोर्स इन एयर अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा बाई 2। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो क्या मिलेगा, mg की जगह डेंसिटी हमने कंसीडर करना था, इसकी डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली थी, तो मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा vg अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू t, अरे साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो ये हो गया अपने पास साइन अल्फा बाई 2। अरे समझ आया। अब समझो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, वैसे तो टेंशन मिल गया मुझे, सिग्मा वीजी बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मैं यहां से फोर्स इन एयर क्या लिख सकता हूं, बताओ भाई, फोर्स इन एयर सिग्मा वीजी साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 दैट इज टैन अल्फा बाई 2। तो फोर्स इन एयर जो होगा ये हो जाएगा सिग्मा वीजी टैन अल्फा बाई 2। फोर्स इन एयर क्या हो गया, सिग्मा वीजी इंटू टैन अल्फा बाई 2, ये हो गया हमारा काम। अरे भाई फोर्स इन एयर मिल गया। अच्छा अब देखो अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं मीडियम वाले की, कि इस पूरे सेटअप को उठा के पानी में डाल दिया गया, और एक ऐसे पानी में डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसकी वैल्यू 21 हमको दे रखी है यार। चलें आगे बढ़े, आओ देखते हैं। कुछ नहीं बदला, क्वेश्चन यही रहा कि यहां से
अपने पास ये जो सेटअप था, इसको जब हमने एक लिक्विड में डुबाया, ध्यान देना, इसको जब एक लिक्विड में डुबाया तो भाई तब भी इसका अल्फा चेंज नहीं हुआ, अल्फा वही का वही रहा। अगर अल्फा वही रहा तो क्या mg में चेंज हुआ? अरे mg जो नीचे लग रहा था उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, वो तो रहा सिग्मा जीवी। लेकिन अब पानी जो है वो ऊपर अब थ्रस्ट लगाएगा। अरे भाई वाटर में किसी भी लिक्विड में डुबाओगे तो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना यार, तो वो अब थ्रस्ट लगाएगा कितना? दैट अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू सिग्मा रो वी जी। कितना होगा? रो वी जी। और भाई इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मीडियम वाला एफएम। ठीक, अच्छा रस्सी में अभी हमने टेंशन मान लिया टी डैश। अरे मान लिया, तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो देखो इधर आया तुम्हारे पास टेंशन टी आया भाई, और देखो इधर आया तुम्हारे पास कितना? सिग्मा माइनस रो जीवी, और इधर आया तुम्हारे पास फोर्स इन मीडियम, और इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब इन सब के बीच का एंगल देखा जाए तो यहां से अगर मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये मेरा अल्फा बाई 2 है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया आपको। तो ये जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये एंगल क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा बाई 2 पिछले वाले की तरह, और इस वाले एंगल को 180 माइनस अल्फा बाई 2, और इस पूरे एंगल को क्या अपन 90 डिग्री लिख सकते हैं? अरे ठीक है, तो देखो क्या होगा कि T अपॉन पानी में चले गए, टेंशन बदल दिया हमने। अभी हमको नहीं पता कि टेंशन सेम है कि अलग है, तो हमने मान लिया कि टेंशन हमारा अलग है। तो T डैश अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो जीवी। इसके पीछे वाला एंगल कितना है? 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो क्या होगा? सिग्मा माइनस रो जीवी, और यहां कितना? यहां कितना भाई? इसके जस्ट पीछे वाला एंगल 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2। अरे भाई आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि जब आप इसको देखेंगे 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा बाई 2, एंड इट विल बी इक्वल टू कितना? सिग्मा माइनस रो जीवी। अरे हाँ, कितना क्या बचा? फोर्स इन मीडियम बच गया अपने पास। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? एफ एम अपॉन, बताओ भाई, एफएम के जस्ट पीछे वाला एंगल कितना है? 180 माइनस अल्फा बाई 2। तो फोर्स इन मीडियम दैट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये हो गया अपने पास साइन अल्फा बाई 2। अब यहां से तुम जब फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा सिग्मा माइनस रो जीवी, और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 को अपन लिख सकते हैं टैन अल्फा बाई 2। अरे समझ आया क्या? अब देखो, अब क्या भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ये क्या होता है? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो जब हमने इसको देखा तो फोर्स इन एयर कितना है? सिग्मा जीवी टैन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो जी वी टैन अल्फा बाई 2। जीवी टैन अल्फा बाई 2, जीवी टैन अल्फा बाई 2 कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी? द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये हो गया अपने पास आंसर। अरे बात समझ आई क्या? अरे समझ आया क्या? अब ये हमारी रही इस पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस। अब देखो, अब इसको समझते हैं। जो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का कह रहा है वो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। आओ अब इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं यार। इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर कितना आया? सिग्मा वीजी टैन अल्फा बाई 2। अरे कितना आया? सिग्मा वीजी टैन अल्फा बाई 2। बहुत अच्छा, अरे वेरी गुड। और फोर्स इन मीडियम कितना आया भाई? सिग्मा माइनस रो जीवी टैन अल्फा बाई 2। क्या दोनों सेम है यार? क्या दोनों सेम है? नहीं, एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा, और जो मीडियम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एयर वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड, गलत। ठीक, आओ दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस। अभी हमने पढ़ा कि हां घट जाता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है। ठीक, अच्छा सी क्या कह रहा है? मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे फील आ रहा है क्वेश्चन का? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे अगर अच्छे से पढ़ोगे ना यार तो तुम जरूर इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू अपने रैंक को और इंप्रूव कर सकते हो। और जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो यार, ये जेई एडवांस का एग्जाम है, इसमें सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं जिसपे तुम्हारा कमांड बहुत अच्छा हो।
उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करो। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जनरली सब बच्चे अच्छे से करके जाते हैं, तो ये पीवाईक्यू का जो सीरीज है, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक सवाल तो जरूर सही से निकलवा देगा। केवल यही, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट ऐसे चुने गए हैं क्वेश्चंस कि आपका लगभग हर एक टॉपिक कवर हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का बात हो, चाहे पोटेंशियल की बात हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, और इन दोनों को मिलाकर चाहे मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनाया गया हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अपना अगला पोर्शन देखते हैं। यार लाइट चली गई है, बहुत गर्मी लग रही है, फिर भी अपन रिकॉर्ड करेंगे, गर्मी तो आती जाती रहेगी यार। चलो आओ देखो, अब क्या है, अगली कहानी क्या कह रहा है कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको कितना पता है। देखो क्वेश्चन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो 21 दे रखा है यार, और हम अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो ये K इक्वल्स टू, इसको समझो क्या लिखा हुआ है, K इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, सिग्मा को यही रहने दो, सिग्मा को यही रहने दो। जिस लिक्विड में इसको डुबाया गया है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है बताओ, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दिख रही है तुमको, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना, तो आओ रखो, रखो भाई, तो यहां रख दो 800, और K की वैल्यू दे रखी है तुमको 21, तो यहां तुम लिख दो 21। आओ देखो ये हो गया तुम्हारे पास 21। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 21 सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 800 एंड विल बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक, अब ये सिग्मा इधर आएगा तो क्या मिलेगा तुमको बताओ, तब तुमको हो जाएगा 20 सिग्मा विल बी इक्वल टू 21 इंटू 800। अरे समझ आया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे ये 40 हो जाएगा, और अब तुमको सिग्मा इक्वल्स टू क्या मिल गया, ये मिल गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे समझ आया, तो देखो भाई, देखो भाई क्या 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना यार, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी दे रखी थी, और जब हमने डेंसिटी कैलकुलेट करी तो हमको मिला 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आप देखते हैं डी वाला पार्ट क्या कह रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स सेम। वाह बहुत बढ़िया, समझो यार, देखो जब तुम एयर में थे तो तुम्हारे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर थी, सिग्मा वीजी बाई कॉस अल्फा बाई 2, और जब तुम पानी में चले गए तो तुम्हारा टेंशन किसके बराबर हो गया, टी डैश किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब ये बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस रो जीवी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अरे फील आया यार, अरे क्वेश्चन का फील आया। ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें तुम्हें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, अरे समझ आया सब, और उसके बाद कुलाम्स लॉ, जब एक ऑब्जेक्ट को एयर से उठाकर मीडियम में रखते हैं तो कैसे वेरी करता है, वो सब एक क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया। ठीक, इसी तरह हम आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे जो एक साथ अपने अंदर कई सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, ये भी एक बहुत शानदार टॉपिक है सर, ये भी बहुत शानदार टॉपिक है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो भाई वो कभी स्ट्रेट लाइन जा सकता है, कभी प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकता है, कब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कब वो प्रोजेक्टाइल में जाएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर थोड़ा इसको प्रोजेक्टाइल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम ये आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर समझ भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस आपसे फर्दर फिर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू -400√3 ऑफ y कैप न्यूटन पर कूलम is applied in a region, a charged particle of mass m carrying a positive charge q is projected in this region with an initial speed of 20√10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is aimed to hit target t, which is 5 meter away from its entry point into the fields as schematically in the figure. Take q by m को कह रहा है, take q by m equals to 10 to the power 10 कूलम पर kg, then कैलकुलेट करना है भाई। पहला कह रहा है द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। दूसरा कह रहा है द पार्टिकल विल हिट इफ इट इज प्रोजेक्टेड इधर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तीसरा पार्ट कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी कुड बी √5/6 माइक्रोसेकंड एंड √5/2 माइक्रोसेकंड। अच्छा बहुत बढ़िया। डी कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज √5/3 मीटर माइक्रो सेकेंड। ठीक, चलो आओ देखते हैं अब इस डायग्राम को समझते हैं फ्रेश, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी भाई साहब वो कुछ इस तरह से थी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक, समझिएगा आराम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को एंट्री पॉइंट से u वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, इस u की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हो गया अपने पास कितना, u इक्वल्स टू 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है अपने पास थीटा, ठीक। कहा गया यहां से 5 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है टी। अरे समझ आया, तो कहा गया कि बताओ इस पार्टिकल को कितने एंगल पर फेंका गया होगा कि इसको जाकर हिट कर दिया होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 400√3। अरे माइनस वाई कैप लिखने का मतलब किधर जा रही थी, नीचे, तो मैग्नीट्यूड कितना है 400√3 न्यूटन पर कूलम। आगे कुछ मल्टीप्लाई भी है क्या, नहीं, 400√3 न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यार। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब जब हम इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कैसे लगेगा। सबसे पहली चीज हमको वो देखनी है कि एक्सेलरेशन कैसे लगेगा। तो देखो भाई, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज q है और मास m है, तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो होगा QE। और वो किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट लगेगा। अरे समझ आया क्या, तो देखो भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E। और किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और ये हो गया आपके पास Q इंटू E, ठीक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई QE बाई m। और Q बाई m कितना दे रखा है क्वेश्चन में, Q बाई m भी दे रखा है भाई। देखो क्वेश्चन में कह रहा है Q बाई m तुमको मानना है 10⁻10 कूलम पर kg। आओ तो यहां पे मैं Q बाई m की जगह रख दूं, एक्सेलरेशन यहां से मैं निकाल सकता हूं, Q बाई m, Q की जगह मैं कितना, Q बाई m की जगह कितना रख दूं 10⁻10, और E की जगह कितना लिख दूं 400√3। अरे बात समझ आ रही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्सेलरेशन जिधर लगे उधर y एक्सिस मान लो, अरे समझ आया, और उसके परपेंडिकुलर x एक्सिस मान लो। बहुत बढ़िया तरीका है ये, कभी भी आपके क्वेश्चन को ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, हर बार आसान करेगा। जिधर एक्सेलरेशन है उधर क्या मान लो, y एक्सिस। तो देखो ये नीचे की तरफ जा रहा था तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस वाली एक्सिस को मान लेते हैं x एक्सिस और इस वाली एक्सिस को मान लेते हैं y एक्सिस। इतना एक्सेलरेशन लग रहा है तो मतलब पार्टिकल विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। रेंज कितना दे रखा है 5 मीटर। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, u² sin 2 थीटा, अरे यही तो जानते हो, डिवाइडेड बाई g। तो यहां क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a। g क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी है 10⁻10 इंटू 400√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू रखो यहां पे, तो जरा रेंज कितना दे रखा है तुमको 5 मीटर, u² की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2 इंटू 10, अरे भाई √10 इंटू √10 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻12 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4√3 इंटू 10⁻12। देखो 400 इंटू 10⁻10 मतलब 2 0 हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 10⁻12। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, अरे कट जाएगा, ये 5 2 10 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू तुमको कितनी मिलेगी बताओ तो, क्या ये √3/2 मिल जाएगा, मतलब 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अरे समझ आया क्या, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया, अब समझने वाली बात है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्शन बढ़ता जाता है रेंज बढ़ती जाती है, 45 डिग्री तक रेंज बढ़ेगी, उसके बाद फिर क्या पलटी मारने लग जाती है, रेंज कम होने लग जाती है। जब वर्टिकल हो जाएगा तो रेंज कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, तब रेंज 0 हो जाएगी ना यार। तो यहां पर भी क्या, थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा पर और 90 माइनस थीटा दोनों पर पार्टिकल, अगर थीटा पे 5 डिग्री है 5 मीटर गया है तो 90 माइनस थीटा पर भी कितना मीटर जाएगा, 5 मीटर ही जाएगा। तो हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया 30 डिग्री और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 60 डिग्री।
अरे समझ आया क्या? चलो आओ अगला पार्ट देखते हैं इसका। वेरी गुड, क्वेश्चन समझो। अब कह रहा है कि एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि बी वाला सही हो गया, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड इधर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अरे समझ आया। अच्छा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट कुड बी √5/6 माइक्रोसेकंड एंड √5/2 माइक्रोसेकंड। और दूसरा कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज √5/3 माइक्रोसेकंड। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं यार टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो बताओ? एक स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े? टी इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो? 2u sin थीटा बाई जी। बढ़िया। तो 2u sin थीटा जी की जगह क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो अब थीटा के अपने पास दो सॉल्यूशन है, कितने? एक 30 डिग्री और एक कितना है? 60 डिग्री। चलो 30 डिग्री रख के देखो तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। u की वैल्यू कितनी है अपने पास? u अपने पास कितना दे रखा है? 2√10 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो 2√10 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अरे समझ आया। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई एस्लरेशन। एस्लरेशन कितना? एस्लरेशन अभी हमने कितना निकाला यार? देखो 4√3 इंटू 10⁻12 इसको लिख सकते हो ना, अभी जैसे पहले लिखा था 4√3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो तो ये हो गया अपने पास 4√3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा? अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्या इससे ये 4 कट जाएगा यार? अरे भाई कट जाएगा। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी? बोलो बोलो। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहां से आगे इसी में सॉल्व कर दें क्या? ये हो गया अपने पास √10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये हो गया 2√3। अरे समझ आया। अरे ये भाई 10⁻12 ऊपर जाएगा तो क्या यहां -12 हो जाएगा? अरे 6 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? -12 बचेगा भाई। तो ये अपने पास इसको अपन 2 2 जा 4 अंदर लेके जाएं तो क्या इसको 10/12 माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं क्या? अरे ये -6 का मतलब माइक्रो हो जाएगा ना यार। और इसको अगर तुम सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? √5/6 माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड। बहुत अच्छा भाई। अब इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन भी है इसका कि अगर हमारा t कितना हो जाए? अगर हमारा t जो है वो 60 डिग्री हो जाए तो t इक्वल्स टू 2u sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई a। ठीक। 2u की वैल्यू कितनी दे रखी है यार? u की वैल्यू देखो यहां हमने लिखी थी 2√10 इंटू 10⁻6। तो यहां क्या लिखेंगे? 2√10 इंटू 10⁻6 साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? दैट विल बी इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई एस्लरेशन कितना है? एस्लरेशन है 4√3 इंटू 10⁻12। अरे समझ आया। अब देखो अब क्या होगा? √3 से √3 कट जाएगा। अरे कट जाएगा। अब देखो और क्या, ये 2 2 जा 4 से 4 कट जाएगा। क्या हुआ? अंदर क्या बचा? देखो अंदर बचा √10/2 2 जा, इस 2 को ये 2 बच गया, उसको अंडर रूट में ले जाओगे तो क्या 4 हो जाएगा? अरे भाई तो √10/4 इंटू 10⁻, ये 12 ऊपर जाएगा -12 हो जाएगा तो 6 सेकेंड। इतना हो गया अपने पास। तो बताओ टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5/2 माइक्रो सेकेंड। अरे समझ आया क्या? चलो आओ देखते हैं कोई है क्या इसमें सुटेबल बैठ रहे? हाँ भाई 5/6 √5/6 माइक्रो सेकेंड। और दूसरा क्या है? √5/2 माइक्रो सेकेंड। अरे पल्ले पड़ा। अरे भाई बात समझ आई। तो अपना बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियसली डी गलत हो जाएगा और ए तो गलत है ही है क्योंकि बी सही है। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हो रहा है तो 45 डिग्री पे कैसे हो जाएगा? कॉमन सेंस है। अरे समझ आया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी एंड सी। ठीक। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भाई और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन दो टॉपिक कवर कर लिए। एक, चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगा, और दूसरा क्या, सिंपल इक्विलिब्रियम वाला सवाल कि उठा के पानी में डाल दिया, मीडियम चेंज कर दिया चार्ज पार्टिकल का तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया, कैसे रस्सी के अंदर टेंशन बदल गया। अरे बात समझ आ रही है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कैसे डेंसिटी का रिलेशन आया, दैट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये सब चीजें अपने दिमाग में धीरे धीरे करके प्रोसेस करोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि जेईई एडवांस का एग्जाम थोड़ा कठिन है। ठीक। जो बच्चे इस समय 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में गए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो आओ देखते हैं अपना अगला सवाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग, देखना, an infinite long thin non-conducting wire
इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस, समझिएगा, एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा है, ठीक है। इट पियर्स अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे, ये इसको ऐसे पियर्स कर रहा है कि जो P और Q है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है भाई, दोनों एंड से अगर रेडियस बनाया जाए तो ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। द आर्क PQ सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर O ऑफ द स्फेरिकल सेल as shown in the figure. The permittivity of the free space is epsilon naught. Which of the following statement is are true? पहला कह रहा है the electric flux through the cell is under root of 3r lambda epsilon naught. ये मिसिंग, under root of 3r lambda by epsilon naught. दूसरा कह रहा है the z component of the electric field is 0 at all the point on the surface of the cell. ठीक है, the electric flux through the cell is under root of 2r lambda epsilon naught. ठीक, अच्छा डी कह रहा है the electric field is normal to the surface of the cell at all point. अच्छा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सेल कैसी है, ये सेल कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड इट पियर्स अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल को पियर्स कर रहा है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो देखो अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, देखो भाई क्या ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वाई एक्सिस में नीचे जाएगी उतनी ऊपर जाएगी। सॉरी, इसको अपन जेड एक्सिस मार्क कर रहे हैं तो जेड एक्सिस के हिसाब से देखना, जनरली ये एक्स और ये वाई होता है, यहां जेड मार्क किया हुआ है। तो देखो जब ये सिमेट्रिकल है तो इसमें बस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर, पैरेलल टू द वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे बात समझ आ रही, जैसे इसको दो कंपोनेंट करोगे तो देखो इस लाइन के अलोंग ये सिमेट्रिकल है तो ऊपर वाले से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी नीचे वाले से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी, तो वाई एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, बस जो आई जेड एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, बस जो आएगी वो क्या इधर आएगी। अरे बात समझ आ रही, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और सारी की सारी अगर इधर आई ना भाई साहब तो इसमें एक पॉइंट तो गलत हो गया, दैट इज डी, डी ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। कैसे, ये कह रहा है कि ये सरफेस के नॉन कंडक्टिंग सरफेस के द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट्स। अरे समझ आया, ये सेल से हर जगह 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी क्योंकि सेल कैसा है, दैट इज नॉन कंडक्टिंग। अरे बात समझ आ रही, चलो वाह बहुत बढ़िया। सी क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज, दो जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एल की वैल्यू निकालनी है, देखो भाई ये तुम्हारे पास आर है, अरे है कि नहीं है, ये तुम्हारे पास आर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ, ये 60 डिग्री है ना भाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये जो लेंथ हो गया आधा लेंथ, यहां से ये वाली लेंथ, इसको हम लिख सकते हैं आर साइन 60 डिग्री, तो यहां भी 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर साइन 60 डिग्री। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई अपने पास कितनी भाई साहब, बताएगा कोई, एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2r साइन 60 डिग्री। भाई पेपर पेन उठा के लगेंगे यार, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास लैम्डा 2r साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा 2r साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या मिला, आंसर मेरा लैम्डा r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ए जो है वो राइट आंसर है। अच्छा दूसरा कह रहा है द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अभी हमने देखा भाई कि इस लाइन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली नहीं है। अरे अभी तो कैलकुलेट किया था कि इस लाइन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, तो मतलब जो बी होगा वो भी सही होगा, मतलब सी और डी गलत होंगे। अरे ठीक है भाई, समझ आया, चलें आगे बढ़े, वेरी गुड। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, समझ के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस में पूरा का पूरा पेपर ही कठिन होगा, अरे भाई होंगे कुछ क्वेश्चंस कठिन, वो भी अभी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस आसान भी होते हैं जिनको अगर आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें तो आप उसको सही कर सकते हैं।
ठीक है, और हमको सारा थोड़ी करके आना है, अभी हम अपने सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और जब हम सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले सिलेक्शन का क्राइटेरिया पार करना है ना यार। आपको क्या करना है, हर चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन सही करने, सुबह शाम दोनों मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो आपकी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी। फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो। आसान तो नहीं है, बट फिर भी करना तो आपने ही है ना सर, और मेहनत करोगे तो कर सकते हो, मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, मेहनत से सब कुछ संभव है। और वो गधे वाली मेहनत नहीं, स्मार्टनेस के साथ, मन लगाकर, सोच समझकर मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा। गधे एक तरह से खच्चर की तरह रगड़ने से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर खच्चर की तरह रगड़ते रह जाएंगे, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। जो पढ़िए, जो समझिए, उसको पेपर पेन और अपनी नोट्स, अपना जो भी कंटेंट है उन सबको साथ रखकर पढ़िए बैठिए। कितने लोग मोबाइल फोन का स्क्रीन खोल के PYQ देख रहे हैं, कैसे लगा, अरे वो देख लोगे, अगर यहाँ समझ भी आ जाएगा तो पेपर में कुछ कर नहीं पाओगे, पेन नहीं चलेगा। जब तक दिमाग की चीजें फिंगर टिप पे नहीं आती तब तक एग्जाम निकलता नहीं है। तो इस वजह से पेपर पेन लेके बैठ के पढ़ना, तब जाके कल्याण होगा। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाओ वेरी नाइस क्वेश्चन। कह रहा कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 centered at origin O. In this distribution, a spherical cavity of radius r2 centered at P with distance OP equals to A equals to r1 minus r2. OP ये देखो, ये तुम्हारे पास पॉइंट है O, ये तुम्हारे पास पॉइंट है P, ये जो रेडियस है वो r1 है, और इस सेल के अंदर जो रेडियस है वो r2 है। सेल के अंदर का रेडियस r2 है। कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन r इज E वेक्टर r वेक्टर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो मतलब हमको इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको P, ये OP, इसको Q मान लो, इस Q पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आओ इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं क्या है भाई। कि ये अपने पास एक स्फेयर था, बड़ा वाला स्फेयर था, इस स्फेयर में से एक स्फेयर काट के बाहर निकाल दिया गया। देखो एक कैविटी बना दी गई, ऐसे एक इसमें से कैविटी बना दी गई, ये सेंटर था। बड़े वाले स्फेयर का रेडियस था r1 और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस था r2। ठीक है भाई, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस था r1 और छोटा स्फेयर जो काट के बाहर निकाला गया उसका रेडियस था r2। तो ये बड़े वाले स्फेयर की वजह से अगर मैं बात करूं, किसी इस पॉइंट पर रैंडम कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां, E दैट इज r वेक्टर, कहां पर, कैविटी एट पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी मतलब कैविटी के अंदर। तो भाई इस वाले को O मार्क किया, इस वाले को P मार्क किया, इसको Q मार्क कर लेते। पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को अपन Q मार्क कर लें। अब ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है भाई, क्या कि ये जो गैप है ना, ये गैप हमको दे रखा है A, और इसको तो अपन लिख सकते हैं भाई r1 माइनस r2, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास OP हो गया, ये अपने पास PQ हो गया, और ये जिस लाइन के अलोंग जुड़ा है ये लाइन हो गया OQ। ठीक, अब मैं अगर इस पूरे स्फेयर से इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो उसका डायरेक्शन इधर ही हो गया। अरे बात समझ आ रही, कौन से वेक्टर के अलोंग, OQ वेक्टर के अलोंग। तो बड़ा वाला स्फेयर जो उसका सेंटर O है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपने पास हो जाएगी कितनी, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर है अपने पास OQ वेक्टर। अरे ठीक है, अच्छा जो छोटा वाला स्फेयर है P, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा वेक्टर भाई, कौन सा वेक्टर, PQ वेक्टर। लेकिन ध्यान देना, क्या यहां माइनस साइन लगेगा, अरे क्या यहां माइनस साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये कैविटी है ना, ये काट के बाहर निकाला गया ना भाई, तो इतना चार्ज तो हमने बाहर निकाल दिया भाई। इतना चार्ज बाहर निकालने का मतलब है कि अगर ये पूरा चार्ज था, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज था, इतना चार्ज बाहर निकाल देने का मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब तुमने क्या किया होगा कि वहां पे सारे चार्ज गायब हो गए होंगे भाई। उतना नेगेटिव दे दो ना, यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव दे दोगे इस एरिया में, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लिखनी है, नेगेटिव चार्ज की। तो अगर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड PQ के अलोंग है तो नेगेटिव की क्या माइनस PQ के अलोंग होगी। अरे समझ आया, इसी वजह से यहां पे माइनस लिख दिया। अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, σ/3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज OQ वेक्टर माइनस PQ वेक्टर। अरे बहुत सही, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। इसको देखना, OQ वेक्टर तुम्हारा ये वेक्टर है और PQ तुम्हारा ये वेक्टर है। अगर OQ वेक्टर में से PQ वेक्टर माइनस करोगे तो क्या तुमको OP वेक्टर मिल जाएगा यार। अरे इतना तो वेक्टर
पढ़ के आए हो ना यार, तो आंसर कितना हो गया ओपी वेक्टर। अच्छा ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है ए, अरे बात समझ आ रही, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन के अलोंग आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए वेक्टर। अरे समझ आया। चलो अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं भाई, क्या है पहला ऑप्शन, E is uniform, its magnitude is independent of R2 but its direction depends upon R vector। गलत भाई, R वेक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। E is uniform, its magnitude depends upon R2 and its direction depend upon, जहां R वेक्टर आ जाए वो सब गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, अरे यहां भी R वेक्टर लिखा है क्या, E is uniform and both its magnitude and direction depends upon, अरे भाई E तो यूनिफॉर्म है, अगर हम देखें तो E तो हमारा यूनिफॉर्म है क्या, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और A वेक्टर भी तो फिक्स है भाई, ए वेक्टर भी तो फिक्स है, तो यहां पर ये जो ऑप्शन है ये मिस प्रिंटिंग है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहां पर ए वेक्टर होगा। अरे ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन ए वेक्टर। अरे समझ आए, कहां डिपेंड करेगा, बस ए वेक्टर पर। अगर मेरा ए वेक्टर फिक्स हो गया भाई, ए वेक्टर ये लाइन फिक्स हो गई, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थ्रू आउट कैविटी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ रही है किसी कैविटी के अंदर। अब एक आप अच्छे बच्चे होगे ना, तो आप एक और काम सोचोगे कि यार कैविटी इंपॉर्टेंट है, कैविटी में अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी प्रैक्टिस कर लें। तो यहां से आपको एक नया लॉजिक मिल गया कि इसको करने के बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कैविटी प्रॉब्लम जरूर लगाइएगा। अरे ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज क्यू, देखो ये पूछा गया था एडवांस 2014 में, क्वेश्चन कह रहा अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r and the hemisphere of radius r as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq by 6 epsilon naught in SI unit. The value of n is, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई, मैं जानता हूं कि अगर ये चार्ज इस पूरी कैविटी से क्लोज है, देखो भाई अगर ये चार्ज इस पूरी कैविटी से क्लोज है तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस से, ये जो सरफेस बन रही है, ये सरफेस से अगर इस चार्ज को क्लोज कर दिया गया है तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अब इस चार्ज से जो फील्ड निकलेगी, समझना, इस चार्ज से जो फील्ड्स निकलेंगी वो सब तो ऐसे सिमेट्रिकल निकलेंगे, उनको तो भाई क्लोज सरफेस का क्या शेप साइज है इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। तो मुझे दिख रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जा रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे नीचे आ रही है, मतलब जितना फ्लक्स ऊपर होगा उतना ही फ्लक्स नीचे होगा। और इस चार्ज को अगर सिमेट्रिकली क्लोज किया जाता है भाई, तो कैसे, पूरे स्फेयर में किया जाता है ना यार। अब मैं इस शेप को चेंज कर दूं, पूरे स्फेयर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अगर तुम शेप को चेंज कर दोगे तो क्या फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं। पहले इस नीचे वाले स्फेयर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था, कितना फ्लक्स, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर वाले हेमिस्फेयर से भी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं नीचे वाले हेमिस्फेयर का अगर शेप चेंज कर दूं तो क्या उससे फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, फ्लक्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पेनिट्रेशन है ना यार, कि कितना पेनिट्रेट कर रही है, तो वो तो फिक्स है ना। अरे समझ आया, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज से आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है और आधी नीचे जा रही है। अरे ठीक है, तो आधी ऊपर जा रही है तो ऊपर फ्लक्स भी आधा होगा, मतलब कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस, अगर ऊपर वाले से आधा चला गया तो नीचे वाले से भी आधा आ रहा है, तो कोनिकल सरफेस से कितना होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या लिखा, एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 3q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां से n की वैल्यू अपने को मिल गई कितनी, n की वैल्यू हमको मिल गई 3। ठीक, यहां पे लिखिए 3 और लगाइए आंसर, बढ़ जाइए आगे। मतलब इससे आसान क्वेश्चन भी, इससे पता चल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठे हैं तो आप आसान क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वाओ, कह रहा अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular disk of radius r carries surface charge density sigma r that is equal to sigma naught 1 minus r by r. ठीक है, where sigma naught is constant and r is the distance from the center of the disk.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. Then the ratio of phi naught by phi का आपको रेशियो कैलकुलेट करके बताना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम प्रीमियम टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन. देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक चार्ज डिस्क है, ये अपने पास एक चार्ज डिस्क है भाई, इसका जो डेंसिटी दे रखा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का भाई, डिस्क है तो भाई थ्रू आउट डिस्क चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. अरे बात समझ आ रही, क्लियर है भाई. अब ये जो चार्ज डिस्क है इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क है थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ है. एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं. ये अपने पास एक डिस्क है, समझिएगा क्या है, डिस्क, और इस पर क्या है, ऐसे खूब सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. देखिए, और कह रहा है कि इस चार्ज की जो डेंसिटी है ना वो फिक्स नहीं है, वो डेंसिटी वेरी कर रही है, जैसे जैसे रेडियस बदल रहा है ये जो डेंसिटी है वो बदल रही है. ये इसका पूरा रेडियस आर हो गया, और सिग्मा जो दे रखा है वो कह रहा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर. ये अपना सिग्मा कह रहा है, और कह रहा है व्हेन सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट एनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. Then the ratio of phi naught by phi. Phi naught by phi का रेशियो निकालना है. बढ़िया सवाल है. अगर मैं इसको पूरे एक स्फेयर से इनक्लोज कर दूं, इस डिस्क को एक स्फेयर के अंदर बंद कर दूं, तो क्या सारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है भाई. तो अगर अपन क्यू निकाल दें, चार्ज निकाल दे कि टोटल चार्ज कितना है, या चार्ज जो है वो कैसे रेडियस के साथ वेरी कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि किसी भी आर रेडियस पर अगर कोई स्फेयर बना दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो भाई कितना फ्लक्स लिंक होगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर, और हम जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन ए. अरे बात समझ, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए. अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो भाई जब कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो वहां पे हमको इंटीग्रेशन, गणित की मदद लेनी पड़ती है कि आर पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट बना दिया जाए डी आर. आर पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट बना दे अपन, इस आर पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बना दे अपन डी आर. अब इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, जो चार्ज आएगा वो बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा, तो आंसर है कि वो जो चार्ज होगा हमारा वो बहुत छोटा होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं डी क्यू. और डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए. अरे भाई सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर, और डी ए कितना हो जाएगा, इसका पूरा सरफेस एरिया. देखो ये स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस है डी आर, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2 पाई, इसकी लेंथ है 2 पाई आर. अब इस स्ट्रिप को ओपन कर दोगे तो ब्रेड्थ हो जाएगी 2 पाई आर, और सॉरी ब्रेड्थ हो जाएगी डी आर, और लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर. अरे समझ आया, फील आया क्वेश्चन का, कि इस स्ट्रिप पे अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है कितना होगा, तो इस स्ट्रिप के एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सिग्मा से, सिग्मा इंटू डी ए, तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा. सिग्मा की वैल्यू दे रखी है कितनी, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर, ये हमको पता है यार. तो सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर अगर हमको पता है, तो क्या हम पूरा चार्ज निकाल सकते हैं क्या, इंटीग्रेट करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार. सिग्मा, और डीए कितना हो जाएगा, अब डीए हो जाएगा इसका, देखो पूरा लेंथ जो होगा वो 2 पाई आर, और थिकनेस डी आर, तो भाई 2 पाई आर इंटू डी आर. तो भाई डीए की जगह लिख लेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर. अरे समझ आया, ये हो गया हमारे पास डी क्यू. अब चलो अब फर्दर डी क्यू को सॉल्व करके देखते हैं यार. तो डी क्यू इक्वल्स टू कितना है अपने पास, डी क्यू इक्वल्स टू है सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर. ठीक है, चलो 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर कर लिया, यहां क्या मिला, आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर. ये हो गया अपने पास डी क्यू. अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर क्यू तक, और इसको कहां से, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, तो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर मिल गया अपने को. क्या मिल गया, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर. कितना मिला, 2 पाई सिग्मा नॉट कांस्टेंट था बाहर कर लिया, आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर बाई 2, और इसका कितना हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 आर, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर तक. तो देखो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर अपने को कितना मिला, 2 पाई सिग्मा नॉट, ये कितना, यहां पे क्या हो गया अपने पास, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ आर क्यूब बाई 3 आर, ये हो गया अपने पास. अरे पल्ले पड़ा. अब कह रहा कि बताइए जो इनिशियल सिचुएशन थी,
इनिशियल सिचुएशन थी जब क्या था, कह रहा पूरा इनक्लोज हो रहा है। अगर पूरा इनक्लोज हो रहा है तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर। तो देखो फाई नॉट विल बी इक्वल टू, फाई नॉट अपॉन फाई विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। अरे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट से तुमको कोई लेना देना नहीं है, तो तुमको क्या मिलेगा बताओ जरा। तो देखो जरा, तो जब Q नॉट की बात कर रहे हो इस सिचुएशन में तुम्हारा स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर है, और दूसरी सिचुएशन में स्मॉल आर जो है वो R/4 के बराबर है। अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो यार, देखो क्या मिलेगा। तो फाई नॉट अपॉन, समझो, फाई नॉट अपॉन फाई विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं आर की जगह कैपिटल आर रख दूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा अपने पास कितना, देखो 2 पाई अपॉन सिग्मा नॉट, 2 पाई अपॉन सिग्मा नॉट। भाई दोनों रेशियो में कॉमन आएगा, ये कट जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट यही और यही दोनों डिवाइड होंगे। एक बार आर की जगह आर रख के डिवाइड करना है, एक बार R/4 रख के डिवाइड करना है। जब आर रख के डिवाइड करोगे तो कितना होगा, R² माइनस R²/3 डिवाइडेड बाई, अब एक बार क्या रख दे R/4, तो ये हो जाएगा R²/32 माइनस R³ दैट इज R²/64 इंटू 3। अरे समझ आया क्या, अरे क्यूब करोगे यार, R³ करोगे, R/4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाइड बाई 3। अरे ठीक है, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे फाई नॉट बाई फाई निकालोगे तो ये जब R² कट जाएगा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अरे भाई 6, और यहां क्या हो जाएगा 64 इंटू 3 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 3। अरे एलसीएम, आसान एलसीएम ले लेते हैं ना यार, आसान एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, आसान एलसीएम हो जाएगा अपने पास 64 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 32, और 2 3 जा 6, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 1। अरे समझ आया क्या, और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आता है 32/5। कितना निकल के आएगा 32/5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, तो फाई नॉट बाई फाई की वैल्यू जो आती है ये अपने पास आ जाती है 6.4। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आओ देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखो यहां पे क्या हो गया कि हमको अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम दे रखा है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम दे रखा है, तो अगर फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका कैसे रेशियो निकाल के उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको ये समझ आएगा तभी तो मजा आएगा भाई, और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं अपना अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल, हाँ ठीक है, वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। ये यहां पे ओरिजिन पे फिक्स्ड है। A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end। दूसरे एंड पे एक पॉइंट चार्ज अटैच्ड है जिसका चार्ज कितना है q, और इसका मास दे रखा है हमको, चार्ज दे रखा है q और मास दे रखा है m। समझिएगा, द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये पूरे के पूरे सेटअप को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है। व्हेन अ पॉइंट डाइपोल p वेक्टर, when a point dipole p vector pointing towards the charge q, अगर इस चार्ज q की तरफ ले जाया जा रहा है, is fixed at the origin, when a point dipole p pointing towards the charge q is fixed at the origin, the spring get stretched to length l। स्प्रिंग जो है वो l लेंथ खिंच जा रही है, स्प्रिंग जो है वो l लेंथ खिंच जा रही है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है एंड अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहां पे एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली है एज शोन इन फिगर। इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, अगर इस पॉइंट मास को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। डेल्टा एल इज फार लेस देन एल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, इट इज फाउंड टू ऑसिलेट। भाई ऑब्वियसली एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो कहा जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1/डेल्टा अंडर रूट ऑफ k/m, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे एक चार्ज क्यू था, इसका मास m था, यहां पे एक छोटा सा डाइपोल था। इस डाइपोल को जब ओरिजिन पे लाके रखा गया तो ये स्ट्रेच हो गई। स्प्रिंग पहले नेग्लिजिबल लेंथ की थी, अब स्ट्रेच हो गई। कितनी स्ट्रेच हुई, l लेंथ। अब यहां पे इसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। जैसे ही इसको यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा गया, इट स्टार्टेड डूइंग एसएचएम।
अब ये एसएचएम करने लगी, जब ये एसएचएम परफॉर्म करने लगी, जब ये एसएचएम परफॉर्म करने लगी तो कहा गया बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालते हैं भाई, आओ देखते हैं टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका है भाई। तो भाई एसएचएम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एफ इक्वल्स टू होता है अपने पास माइनस के एक्स। अरे भाई ये जो है ये अपने पास एसएचएम फोर्स का इक्वेशन है, के को अपन बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। और जब भी हमको एसएचएम के क्वेश्चंस लगाने हो तो सबसे पहला काम स्टेप 1 याद रखना, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर तुमको एसएचएम का सवाल लगाना है तो उसके सबसे पहले स्टेप में आता है फाइंड मीन पोजीशन। क्या निकालना है? मीन पोजीशन। अच्छा दूसरी बात क्या, अब उस मीन पोजीशन पे जब तुमको ये मीन पोजीशन मिल जाए, उस मीन पोजीशन पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो बताओ कैसे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा और जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो दोनों इस मीन पोजीशन पर बराबर होंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या, स्टेप 2 स्लाइटली डिस्प्लेस इट, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। और जब तुम इसको डिस्प्लेस करोगे ना बच्चा, जब तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। वो रीस्टोरिंग फोर्स ना इसी को फॉलो करेगा, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स को फॉलो करेगा। 100% फिक्स है। बस ध्यान देना है कि जिधर तुम डिस्प्लेस करोगे उधर का फोर्स बड़ा मानोगे, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कि ये अपने पास स्प्रिंग थी। देखना बहुत साधारण क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है। ये अपने पास स्प्रिंग थी, यहां पे चार्ज था Q, यहां पे मास था M। यहां पर ना जो ये ओरिजिन पे इसका एंड फिक्स था, इस एंड पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, इसे शॉर्ट डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है P। जब इस डाइपोल को रखा तो ये पहले स्प्रिंग एकदम कंप्रेस थी, इसका कोई लेंथ ही नहीं था। जैसे ये डाइपोल आया ये लेंथ स्ट्रेच हुई और ये इसका मीन पोजीशन हो गया। अब क्या हुआ कि अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया तो भाई इससे एसएचएम परफॉर्म किया, तो टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड पता चल जाएगा तो तुम फ्रीक्वेंसी लिख पाओगे। तो अभी मैंने बताया सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो इसका ये पोजीशन है, इस पोजीशन पर तुम क्या करो, इस पोजीशन पर तुम नेट फोर्स लिखो और वो नेट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो भाई इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई। कितना लगेगा? F इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 2kp अपॉन ये लेंथ कितनी है L, तो ये हो जाएगा L क्यूब। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई 2kpq अपॉन L क्यूब। कौन सी पोजीशन पर? मीन पोजीशन पर। और अंदर की तरफ इसमें L लेंथ का इलॉन्गेशन हुआ है, तो इधर जो फोर्स लगा वो कितना लगा? दैट फोर्स इज k इंटू L। अरे बात समझ आ रही? इधर जो फोर्स लगा वो KL लगा, इधर ये लगा, और ये मीन पोजीशन है मतलब KL की वैल्यू इसके बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा? मीन पोजीशन पर फोर्स दैट इज KL इक्वल्स टू 2kpq अपॉन x क्यूब। अरे समझ आया? ये हो गया अपने पास KL। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, अगर इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, ध्यान देना, अगर इसको यहां से x डिस्प्लेस कर दिया जाए, इस जगह पर लाया जाए, तो जब हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां पर ले आएंगे तो इधर वाले फोर्स में बढ़ोतरी होगी क्या? अरे भाई ये L लेंथ बढ़ गया भाई, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि जिधर हम डिस्प्लेस करेंगे उधर वाला फोर्स बड़ा, इधर वाला फोर्स छोटा। तो भाई नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जिधर डिस्प्लेस किया उधर फोर्स कितना हो गया? उधर हो गया 2kpq अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज L प्लस x की पावर 3। ठीक, और इधर कितना लगा? इधर लगा k इंटू L प्लस x। देखो इलॉन्गेशन कितने का हो गया? अब x का इलॉन्गेशन हो गया तो भाई स्प्रिंग फोर्स भी तो पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, KL प्लस x हो जाएगा। अरे हो जाएगा, चलो आओ देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब जब इसको Fnet लिखना स्टार्ट करना पड़ा तो हमने कहा एक काम करो, 2kpq अपॉन नीचे में से L क्यूब कॉमन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस x बाई L की पावर 3। अरे ठीक है, माइनस k L प्लस x। समझिएगा अब क्या करोगे भाई? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, अब जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना भाई, तो यहां क्या होगा? 2kpq अपॉन L क्यूब, 2kpq अपॉन L क्यूब।
अरे ध्यान देना भाई, ये एल लेंथ था ना, तो ये एल क्यूब, ये किसके बराबर है, ये के एल के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2kp क्यू अपॉन एल क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं अपने पास k इंटू एल, और इसको लिख सकता हूं कितना 1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर x बाई एल की पावर -3 और माइनस ऑफ के एल माइनस ऑफ के एक्स। अरे समझ आया, माइनस ऑफ के एल माइनस ऑफ के एक्स। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो जरा तो भाई। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू, सिंस x इज वेरी स्मॉल, तो जो x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो x बाई एल तो उससे भी छोटा होगा, और हम एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन जानते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो उसको 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। तो ऊपर वाले पावर को अंदर ले आओगे तो क्या मिलेगा, के एल इंटू 1 माइनस ऑफ 3x बाई एल माइनस के एल माइनस के एक्स। अब इसको सॉल्व करो, जब ये के एल अंदर जाएगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एल माइनस 3k एक्स। अरे समझ आया, माइनस के एल माइनस के एक्स, के एल से के एल कट जाएगा। अब देखो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस ऑफ 4k एक्स। ये अपने पास आया नेट फोर्स, कितना आया -4k एक्स। अच्छा, बहुत अच्छा, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है अपने पास 4k, तो इसको क्या t इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k लिखा जा सकता है। अरे 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा ना यार, तो टाइम कितना हो गया पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और पाई पलट जाएगा तो 1 बाई पाई हो जाएगा, और यही हमारी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास भाई कितना, डेल्टा की वैल्यू आ गई अपने पास पाई, और पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। हिंस द आंसर इज 3.14। कितना शानदार क्वेश्चन है यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन का फील आना चाहिए भाई, एकदम लेटेस्ट पूछा गया था, 2021 का सवाल है ये, और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुमने एसएचएम को बाई कॉन्सेप्ट सीखा होगा ना यार, तो एसएचएम कभी भी कठिन हो ही नहीं सकता। एक ही चीज है उसका, क्या करो कि मीन पोजीशन ढूंढो, मीन पोजीशन पे जितना फोर्स लेफ्ट लगेगा उतना ही फोर्स राइट लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स मीन पोजीशन पे 0 होगा। अब उन दोनों के बीच का रिलेशन लिख दिया, जितना लेफ्ट उतना राइट। अब क्या करना है तुमको, जिधर डिस्प्लेस करना है, जो डिस्प्लेस करना है वो बहुत थोड़ा डिस्प्लेस करना है भाई। अब तुम अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस, अगर तुम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे मीन पोजीशन के अलाउंग वो एसएचएम करना शुरू कर देगा, और स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स आया, वही एसएचएम करा रहा है। और अगर तुम और वो जो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा उसका जो फॉर्मेशन होगा वो इसी फॉर्मेशन को फॉलो करेगा, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द एसएचएम कांस्टेंट। अरे बात समझ आ रही। तो अब जब तुम वो एक्स्ट्रा फोर्स लिखने जाओगे तो दूसरी बात जो अपने दिमाग में रखोगे वो ये रखोगे, क्या बोलो, कि जिधर तुमने डिस्प्लेस करा उधर का फोर्स बढ़ा, तभी माइनस के एक्स का फॉर्म आएगा, अदरवाइज माइनस के एक्स का फॉर्म आने वाला नहीं है, फिर प्लस के एक्स आ जाएगा। ये समझ लेना। अगर तुमने ऑपोजिट साइड का फोर्स बड़ा मान लिया, जो दिखता है हमको कि अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को, अगर तुम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ बढ़ रही है, इस डाइपोल से दूरी बढ़ रही है, तो ये जो फोर्स होगा ये छोटा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो तुमको मिल रहा है ये छोटा मिलेगा, और ये वाला फोर्स बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस वाले को बड़ा मान लोगे, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, अरे समझ आया क्या, अगर तुम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो +4kx आएगा। और F इक्वल्स टू -kx में एक आ गया कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव बड़ा मान लूंगा भाई। अरे समझ आया, तभी तो मेरा पता चलेगा कि वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अरे समझ आया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, that is 6 charges are placed around a regular hexagon of side of length L। अरे बात समझिए, लेंथ A as shown in figure, 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X। 5 of them has charge Q and remaining one has charge X। The perpendicular from each charge to be the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side। Which of the following statement is are correct in SI unit। देखो कहा जा रहा है कि ये अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसको अपन ड्रॉ करके समझते हैं कि अपने पास एक ऐसे रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान देना, और इसके यहां पर एक चार्ज क्यू है,
यहां पर एक चार्ज क्यू है, यहां पर एक चार्ज क्यू है, यहां पर एक चार्ज एक्स है, यहां पर एक चार्ज क्यू है, यहां पर एक चार्ज क्यू है, और कहा जा रहा है कि हर चार्ज से जितनी दूर ये हेक्सागन है उतनी ही दूर उस हेक्सागन का सेंटर है। ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है इसमें भाई, कह रहा है व्हेन x इक्वल्स टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। ये हमारा O पॉइंट है, सबका साइड A है, ये हमारा O पॉइंट है। अगर x की जगह q मान लिया जाए तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ऑब्वियस सी बात है यार। देखो यहां से ये D है, ये D है, तो भाई इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इस वाले चार्ज से, समझना, इसके सामने वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो ऊपर जाएगी, तो इन दोनों साइड से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी 0 आएगा, इन दोनों से भी 0 आएगा, इन दोनों से भी 0 आएगा, तो मतलब जो अपना पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। दूसरा कह रहा है व्हेन x इक्वल्स टू -q द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अगर मैं इस x की जगह क्या मान लूं, इस x की जगह अगर मैं -q मान लूं, इस x की जगह क्या मान लूं, -q, तो कहा गया कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी और किधर होगी। तो देखो इसकी कट गई, इसकी कट गई, इस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझना, ये तुम्हारे पास सेंटर पॉइंट था, ये अपना A चार्ज था, ये अपना B चार्ज था, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी E, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इधर आएगी। अरे ठीक है, अब देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अरे होता है भाई, तो देखो ये साइड A है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा। ऑब्वियसली पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा भाई। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ को अगर अपन D मान लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E नेट जो आया वो कितना आया, वो आया अपने पास 2E, और E की वैल्यू को लिखा जाए तो ये हो जाएगा KQ²। अरे समझ आया, सॉरी, KQ अपॉन ये गैप कितना है, देखो ये भी D है, ये भी D है, पूरा गैप कितना हो गया 2D, तो KQ/4D², ये 2 हो गया, तो ये हो गया अपने पास KQ/2D²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे समझ आया क्या। अब हमको D की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास A है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ये 60, तो ये भी A, तो ये भी A, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी अपने पास A sin 60। अरे समझ आए, तो D जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा A sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अरे समझ आया, तो E नेट कितना होगा, E नेट विल बी इक्वल टू KQ/2, D² की जगह कितना हो जाएगा, D² की जगह हो जाएगा 3A²/2, 2 × 4। अरे समझ आया, तो इससे ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा KQ, 2KQ/3A²। और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये कितना हो जाएगा 2Q अपॉन, भाई ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू A³ और A², और ये कितना 2 2 × 4, मतलब 3 2 × 6, दैट इज Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट A³। अरे समझ आया, ये हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा क्या कठिन था बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ कठिन है क्या, कुछ एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं, आसान सवाल है। अभी कठिन सवाल भी आएगा, इंतजार करो, बहुत शानदार शानदार आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये तो आसान सवाल था। तो मतलब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A² है यार, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A², देखो इसमें कोई मिल रहा है क्या, इसमें कोई मिल रहा है क्या, Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट A² मिला क्या, अरे मिला क्या, देखो तो Q/2 ये 2 ये 3A, 3 2 कितना 6, हाँ बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो गया E नेट Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। देखो तो Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट A², मतलब B जो है वो सही हो गया, A जो था वो अपना क्या था, अरे A भी सही था, बढ़िया, सेंटर पे 0 था, A सही हो गया, B सही हो गया, C देखो व्हेन x इक्वल्स टू 2Q द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O इज 7Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अरे समझ आए, देखते हैं क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल निकाल के देखते हैं। अगर x की जगह देखो, अगर इसी में तुम इसी में समझो, अगर तुम इस पॉइंट की जगह 2Q रख देते, देखो यहां पे क्या है, ये x है ना, यही तो x है, अगर इसकी जगह अपन 2Q रख देंगे तो क्या होगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, उसको तो सिंपली ऐड किया जा सकता है। कितने चार्जेस हुए, 1 2 3 4 5 और यहां पे 2 7। अरे समझ आया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7KQ/R, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है अपने पास ये D 2D, और 2D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हो गई A√3/2, तो ये हो गया 2 × A
√3/2, इससे ये कट जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7q/4√3 πε0 इंटू a। देखो, अरे समझ आया कि a की जगह 1/4 πε0 रख दिया, रख के देखो तो क्या भाई 7q/4√3 πε0 a। अच्छा दूसरा देखो, when x equals to -3q the potential at O is, अरे x की जगह -3q होगा तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो जो आंसर बचेगा ना भैया वो आंसर अपने को क्या मिलेगा, वो आंसर मिलेगा v इक्वल्स टू यहां 7 की जगह कितना हो जाएगा 2q/4√3 πε0 a। तो मतलब ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, ये आंसर सही नहीं है, डी इज द रॉन्ग आंसर। तो इसका सही ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, ए सही हो गया, बी सही हो गया और सी सही हो गया। ठीक है, ए बी सी तीनों सही हो गए। आओ आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाह 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 क्या क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर द इनर रीजन ए रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए इक्वल्स टू 1 within which the electrostatic charge density varies with radial density r from the center rho a equals to kr। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो वेरिएशन हो रहा है उसमें जो डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, a वाले में kr। ठीक, अच्छा, where k is a positive constant in the sphere shall be of outer radius rb the electrostatic charge density varies as rho b equals to 2k by r। ठीक, assume that the dimensions are taken care, all physical quantities are in the SI unit, which of the following statement is are correct। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट में से, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं भाई कौन सा सही होगा इसमें से, कैसे पता चलेगा, इसको देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये अपने पास एक स्फीयर है, ये अपने पास दूसरा स्फीयर है। अरे ठीक है, जो पहला स्फीयर है यहां इसका रेडियस आर ए दे रखा है, दूसरे स्फीयर का रेडियस आर बी दे रखा है, और हमसे क्या क्या पूछ रहा है, आर ए और आर बी क्या क्या पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि इफ आर बी इक्वल्स टू √3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। बी के जो आउटसाइड है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो kq/r² होता है, मतलब जितना भी चार्ज होगा इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज जब तुम बाहर होगे तो, और अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पहले आपको चार्ज पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ आरबी इक्वल्स टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज k/ε0, मतलब इसके लिए भी आपको चार्ज पता होना चाहिए। तीसरा, इफ आरबी इक्वल्स टू 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई के, मतलब टोटल चार्ज भी पूछ लिया। अच्छा, if rb equals to 5/2 then the magnitude of the electric field just outside b is 13 pi k/ε0। अरे ठीक है, चलो सब चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम, आउटसाइड जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। जैसे ही आप स्फीयर के बाहर चले जाते हो या सरफेस पर आ जाते हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगता है। अरे बात समझ आ रही, और जिसको हम मानते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। अरे ये सब तो पढ़ाया गया होगा, तभी तो मेंस निकाला है। अरे समझ आ रहा है, चलो आओ तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई इसके लिए इस पूरे क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है चार्ज। तो देखो अंदर कितना चार्ज है, पहली प्रायोरिटी अंदर चार्ज निकालने की। तो अंदर चार्ज कैसे भाई, क्या क्या दे रखा है तुमको, डेंसिटी का वेरिएशन दे रखा है k इंटू आर। तो क्या करोगे भाई, इनर वाले में चार्ज dq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज रो इंटू dv। रो की वैल्यू कितनी बताओ जरा, तो रो की वैल्यू कितनी कोई बताएगा। डेंसिटी हमको कितना दे रखा है, k इंटू आर, अंदर वाले पर। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, इनर वाले सेल पर। टोटल चार्ज अभी हम निकालेंगे अंदर वाले स्फीयर पर जिसका रेडियस आर ए है, और dv की वैल्यू कितनी है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट मानोगे। अरे समझ आया क्या, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr² इंटू, भाई इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी dr, तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू dr। चलो आओ, अब ये कितना, k इंटू 4π इंटू r³ इंटू dr, ये हो गया अपने पास dq। इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर कौन से वाले स्फीयर की बात हो रही, qa, और ये कहां 0 से लेकर 1 तक। ra की वैल्यू दे रखी है 1, देखो क्वेश्चन में ra की वैल्यू दे रखी है 1, कितना आएगा 4π k को बाहर कर लिया जाए और ये हो जाएगा r की पावर 4/4, और लिमिट हम लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक, तो ये हो गया अपने पास 4π
के इंटू आर की पावर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये वैल्यू हमको कितनी मिल गई, के पाई आर की पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो आर की पावर 4 की जगह तो अपन 1 लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे 1, तो यहां होगा 1 की पावर 4, मतलब अपना टोटल चार्ज जो ए वाले स्फीयर के अंदर होगा वो होगा के पाई। अरे होगा क्या होगा भाई, के पाई। चलो अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है, यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है वो अलग है। अरे समझ आया। अब इसको बताओ ये चार्ज कितना होगा, तो यहां भी क्या लिखना है, यहां भी क्या लिखना है, क्यूबी इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, और इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, 1 से लेकर आरबी तक। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 1 से लेकर आरबी तक। अब समझो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करो, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोबी जो है वो 2k/r की तरह बदल रहा है। रोबी की वैल्यू कैसे बदल रही है, 2k/r। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1 से लेकर आरबी तक, रोबी की जगह हो जाएगा 2k/r, और डीवी की जगह हो जाएगा कितना, 4πr² इंटू dr। अब इस r से ये स्क्वायर कट जाएगा, और 2 इंटू 4 ये अपने पास आ जाएगा 8πk को बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा r/dr, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर rb तक। तो 2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा अपने पास 4πk। अरे 2 बाहर आ जाएगा, 2 4 8, r की जगह एक बार rb रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, rb² - 1। ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया अपने पास क्यूबी। ठीक है, ये अपने पास क्यूबी हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, एक तो टोटल चार्ज था उसमें, एक तो टोटल चार्ज था। अगर तुम टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या मिलेगा, बोलो तो क्या मिलेगा तुमको, के पाई प्लस 4πk rb² - 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, पाई के प्लस 4πk rb² माइनस 4πk, पाई के 4πk। अरे समझ आया क्या, कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा अपने पास भाई, 4πk, और यहां पाई के है, तो जो टोटल चार्ज आया वो आया अपने पास कितना, वो आया 4πk rb² माइनस 3πk। अरे समझ आए, अरे पल्ले पड़ा। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आरबी की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर आरबी की वैल्यू हो जाए √3/2, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। अगर मैं आर की जगह रख दूं, अगर मैं आर की जगह कितना रख दूं बताओ, आर की जगह अगर मैं रख दूं √3/2, तो अगर चार्ज 0 हुआ तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां रखो, आरबी की जगह 3/2 रखोगे, √3/2 रखोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3/2, 2 2 4 6 हो जाएगा। अरे समझ आया क्या, तो Q टोटल जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, कितने पर, एट RB इक्वल्स टू √3/2 पर। तो मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। If RB equals to √3/2, then the electric field is 0 everywhere outside B। तो यहां 0 होने के लिए इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, if RB equals to 3/2, then the electric potential just outside B is K/ε0। तो outside B इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, that is KQ/R ना। अरे समझ आ रहा है, जस्ट आउटसाइड B रखोगे तो ये तो RB कर लोगे, और तुम्हारे पास KQ की वैल्यू कितनी निकली है, टोटल चार्ज कितना निकला है, देखना जरा। तो टोटल चार्ज अपने पास निकला है 4πk rb² माइनस 3πk, 4πk। अरे समझ आया, माइनस 4πk rb², 4πk rb² माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 3πk। ठीक हो, देखो यहां पे हो गया अपने पास, यहां पे हो गया टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना हो गया, k पाई प्लस 4πk rb² -1। इसको सॉल्व किया था तो ये हमको मिला था। अच्छा बस एक बात का ध्यान देना कि ये k और इस k में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से इस k की जगह तुम ना डायरेक्टली क्या लिख लेना, 1/4πε0। अरे समझ आया, और डिवाइडेड बाई आरबी, और आरबी की वैल्यू क्या है, कितनी रखनी है,
आरबी इक्वल टू रखना है अपने को 3/2, रखो जरा, तो आरबी की जगह 3/2 रखो, देखो v क्या मिलेगा, v क्या मिलेगा, आरबी की जगह अगर मैं 3/2 रख दूं, पाई के को कॉमन कर लो ऊपर से, देखो पाई के को कॉमन कर लो, पाई के को कॉमन कर लो, नीचे कितना है तुम्हारे पास, नीचे है तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आरबी की जगह तुमको रखना कितना है, आरबी की जगह रखना है तुमको 3/2, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अपने पास, देखो पाई के और पाई के को बाहर कर लिया तो 4 RB² और 3/2 रखना है तो 9/4 हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 4, 9/4 इंटू 4 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, अरे ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, अरे ठीक है भाई, और ये 6 2 12, 4 3 12, इस पाई से ये पाई कट गया, मतलब k अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो जो b होगा वो सही होगा। अच्छा, कह रहा है कि इफ आरबी इक्वल्स टू 2 देन टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई के, टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कहां है, यही तो है तुम्हारा, यही तो है तुम्हारा, क्या है भाई, 4 पाई के आरबी स्क्वायर माइनस 3 के, आरबी की जगह तुम रख दो तो 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 दूना 4 एंड 4 4 जा 16, 16 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा, 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास 13, और यहां क्या कह रहा है 15, मतलब सी जो होगा वो सही नहीं होगा। और डी कह रहा है if RB equals to 5/2 then the magnitude of the electric field just outside B is 13 pi k by epsilon naught। आओ देखो, देखो भाई, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह रहा है, तो वो भी कितना होता है, क्यू स्क्वायर, क्यू टोटल का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी स्क्वायर, अरे ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी स्क्वायर, ये हो गया अपने पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं कि आउटसाइड जो अपने पास टोटल चार्ज है वो कितना है, आउटसाइड जो टोटल चार्ज है वो कितना है भाई बताओ, आउटसाइड जो, अब हम पूरा बाहर पहुंच गए तो हमने पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया ना, तो ये तो पूरे पॉइंट चार्ज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा ना, तो इसका तो चार्ज होगा कितना, 4 पाई के आरबी स्क्वायर माइनस 3 पाई के, अरे समझ आया क्या, पाई के अगर हम कॉमन कर लें, पाई के अगर हम कॉमन कर लें तो यहां कितना मिलेगा, यहां मिलेगा अपने पास 4 RB स्क्वायर, 4 RB स्क्वायर, 4 RB स्क्वायर माइनस 3, 4 RB स्क्वायर, 4 RB स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी स्क्वायर, अब पाई से पाई कट जाएगा तो k/4 एप्सिलॉन नॉट आरबी की जगह मैं क्या रख दूं बताओ, आरबी की जगह क्वेश्चन में कह रहा है रखने को, क्वेश्चन में कह रहा है क्या रखने को, आरबी की जगह 5/2 रखने को, रख के देखते हैं, आरबी की जगह अगर हम 5/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाई 4, और यहां कितना 4 इंटू 25/4 माइनस 3, 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, k/25 एप्सिलॉन नॉट, और 25 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 22, तो आंसर आएगा 22/25 k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन तो थोड़ी मजबूत करनी ही पड़ेगी सर, और यहां क्या कह रहा है, क्या होगा, यहां कह रहा है कि 13 पाई k अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, कितना हुआ 22 k अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट हुआ, मतलब जो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो गलत आया। अरे बात समझ आ रही है क्या, अरे बात समझ आ रही है क्या, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया ये गलत आया, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, दिस वन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, कह रहा है अ डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, the Coulomb potential along the z axis is Vz equals to sigma upon 2 epsilon naught under root of r square plus z square minus z. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on the z axis with z equals to z naught and z naught is greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle experiences a vertical force of F vector equals to minus c of k cap. With c is greater than 0, let beta equals to, कह रहा है let beta equals to 2c upon epsilon naught into 2c epsilon naught upon q into sigma. Which of the following statement is true?
कह रहा फॉर बीटा इक्वल्स टू 1/4 z नॉट इक्वल्स टू 25/7 r द पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन। फॉर बीटा इक्वल्स टू 1/4 z नॉट इक्वल्स टू 3/7 r द पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन। और फिर यहां पर एक कंडीशन कह रहा है कि बीटा की वैल्यू 1/4 हो, z नॉट r/√3 हो, द पार्टिकल रिटर्न बैक टू z इक्वल्स टू z नॉट। और डी कह रहा है फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड z नॉट इज ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन। ठीक, अब इसको चेक करना है। अरे भाई, तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास डिस्क थी और ये डिस्क जो है वो XY प्लेन में रखी थी, ये सेंटर था और इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, Z नॉट डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा था जिसका चार्ज था Q। इस पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये था अपने पास सिग्मा। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, सिग्मा। और ये जो चार्ज था वो यहां से Z नॉट डिस्टेंस पे रखा था। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जो ऊपर लग रहा था वो लग ही रहा था, उसके साथ इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा था, दैट इज C। अरे समझ आए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा था, एक नीचे लग रहा था C, दैट इज लिखा था C और -C ऑफ K कैप। तो -C ऑफ K कैप का मतलब कौन सी एक्सिस में, नेगेटिव Z एक्सिस में। तो नेगेटिव Z एक्सिस में जा रहा है, इसी वजह से वहां -C लिखा था, तो अपन इसको C से काम चलाएंगे। ये भी एक फोर्स है। ठीक, तो ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताओ भाई कंडीशन क्या है इसके ओरिजिन तक पहुंचने की, ये ओरिजिन तक किस सिचुएशन पर पहुंच पाएगा। तो ओरिजिन तक पहुंचने के लिए देखो भाई, इस फील्ड की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लेके आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा U कितना होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। पोटेंशियल हमको दे रखा है कितना, बताओ, V इक्वल्स टू दे रखा है सिग्मा अपॉन, V इक्वल्स टू क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस Z। तो ये अपने को दे रखा है V इक्वल्स टू क्या, V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस Z। ये हमको V पता है। ठीक, और हम जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाता है Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अरे हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई भाई। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो जरा, Q इंटू V फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, बाहर कर लिया। यहां Z की जगह अगर अपन, इस Z की जगह अगर अपन क्या रखें, Z नॉट रख दें भाई। अरे जब हम यहां पर पहुंच गए फाइनली तो 0 रख दें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, R। अरे Z की जगह 0 रखोगे R, और दूसरा क्या रखना है अपने को, Z की जगह क्या रखना है, Z नॉट। तो भाई ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, देखो माइनस ऑफ V इनिशियल कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z नॉट का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा अपने पास Z नॉट। अरे समझ आए। ठीक, तो अब जब मैं डेल्टा U लिखूंगा तो ये कितना होगा, सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू R माइनस R प्लस Z नॉट माइनस R स्क्वायर प्लस Z नॉट स्क्वायर। इसको ध्यान से देखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया, ये पार्टिकल ओरिजिन पर तभी पहुंचेगा जब ये फोर्स से होने वाला काम, इस फोर्स से जो भी काम परफॉर्म होगा वो काम इस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होगा, तभी पार्टिकल यहां पहुंचेगा, अदरवाइज पार्टिकल पहुंचने वाला नहीं है। वर्क डन बाई C अगर बड़ा होगा किससे, डेल्टा U से, तभी ये पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचेगा, अदरवाइज ये पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचने वाला नहीं है। अरे समझ आए। तो आओ इस पार्टिकल को ओरिजिन तक पहुंचाते हैं। तो वर्क डन बाई C नीचे लग रहा था और यहां तक ले आने में कितना काम करना पड़ेगा, Z नॉट। तो CZ नॉट, क्या भाई, CZ नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन किसके बराबर, सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना R प्लस Z नॉट माइनस R स्क्वायर प्लस Z नॉट स्क्वायर। ठीक, समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो क्या लिखूंगा, 2C एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू Q इंटू Z नॉट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन कितना भाई, R प्लस Z नॉट माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z नॉट स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, ये हो गई अपने पास कहानी। अब देखो ये किसके बराबर होगा, 2C एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा इंटू Q
2c एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा इंटू क्यू को बीटा लिखा गया है, तो मैं इसको लिख लूं बीटा जेड नॉट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर प्लस जेड नॉट माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही? अगर बीटा जेड नॉट ये वाला जो पूरा वैल्यू है ये इससे बड़ा होगा, तभी क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो नीचे पहुंचेगा। अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो तुम इसको क्या लिख सकते हो भाई, इस वाले टर्म को इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर प्लस जेड नॉट, और यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस बीटा। अगर गिवन डेटा इस वैल्यू को जस्टिफाई करता है, तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंचेगा, अगर नहीं करता है तो नहीं पहुंचेगा। अरे बात समझ आ रही? क्या है वो वैल्यू, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर प्लस जेड नॉट 1 माइनस बीटा। अब जैसे देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन के थ्रू होके जाएं तो पहला कह रहा है कि बीटा की वैल्यू 1/4 रखनी है और जेड नॉट की जगह आपको 25/7r रखना है। द पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन, सवाल कह रहा है कि आप पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंच जाएगा। तो जब आप, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप इसमें जेड नॉट की जगह क्या रखेंगे, जेड नॉट की जगह आप क्या रखेंगे 25/7r, और बीटा की जगह जब आप 1/4 रखेंगे सर, तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी आएगी, इधर वाली वैल्यू इस वाले से बड़ी आएगी। आप रखकर आप पेपर पेन उठाकर ट्राई करिएगा और पहला आंसर सही हो जाएगा, दूसरे आंसर पर नहीं आएगी, दूसरा आंसर गलत हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेट करके रखा हुआ है और अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं भाई, और जेईई एडवांस की पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है कि 1 into 2 या 3 into 4 करके सॉल्व करके 3 4 या 12 लिखने से कॉन्सेप्ट मिला, मजा आया, और कॉन्सेप्ट पर बेस पेपर पेन उठाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ और फिर देखो कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है कि नहीं है। अब बताऊंगा तो सही ही बताऊंगा, लेकिन तुम रख के कैलकुलेट करके चेक जरूर करोगे। अच्छा, उसके बाद सी कह रहा है फॉर बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड जेड नॉट इक्वल्स टू आर बाई रूट 3 द पार्टिकल रिटर्न बैक टू जेड नॉट। अरे भाई साहब, हम लोग ओरिजिन तक पहुंचने की कंडीशन तो पढ़ लिए, रिटर्न बैक की तो सिचुएशन आई नहीं। तो रिटर्न बैक की सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, देखो कि जो फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, इधर कितना लग रहा था C, और ऊपर कितना लग रहा था F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये C जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर जिस जगह बराबर हो जाएगा, ऊपर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे बात समझ आ रही, और नीचे जो लग रहा है वो लग रहा है C, जिस जगह पर ये दोनों बराबर हो गए, जैसे जैसे ये नीचे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, एक सिचुएशन आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर यहां पहुंचने से पहले कहीं बराबर हो गए तो पलटी मार जाएगा। अरे समझ आया क्या? तब उसके बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा। तो देखो अपने पास जो, उसके बाद अगर तुम नीचे लाके खींचने की कोशिश करोगे, या वो अपनी इनर्शिया से नीचे आएगा, तो इनर्शिया से थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन फिर भाग के ऊपर चला जाएगा। अरे समझ आ रहा है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रोल में नहीं लाया गया है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या सिचुएशन है भाई, उसके लिए तुमको पोटेंशियल पता है, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है डिस्क की वजह से, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब हम फोर्स लिख रहे हैं तो एक फोर्स तो लग रहा है अपने पास C और एक फोर्स लग रहा है Q इंटू E, तो Q इंटू सिग्मा। नेट फोर्स देखो, चलो नेट फोर्स जब तुम लिखोगे तो एक तुम्हारे पास नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या लग रहा है C, अरे बात समझ आ रही है, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो जब तुम नेट फोर्स यहां कैलकुलेट करोगे तो देखो C माइनस सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को C बाई बीटा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, C बाई बीटा। समझना, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है 2C एप्सिलॉन नॉट बाई Q इंटू सिग्मा। ठीक है, तो C बाई बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो वही हमने कर दिया यहां पे, वही हमने यहां पे कर दिया। क्या लिख दिया भाई C बाई बीटा, और यहां कितना 1 माइनस जेड अपॉन
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमको जब ये कंडीशन चेक करनी है, ये वाली सी वाली कि बीटा इक्वल्स टू 1/4 और z नॉट इक्वल्स टू r बाई रूट 3 पर द पार्टिकल रिटर्न बैक टू ओरिजिन। अब z की जगह ये वैल्यू रखें और बीटा की जगह ये वैल्यू रखें। अगर मेरा नेट फोर्स नेगेटिव आया, अगर मेरा नेट फोर्स नेगेटिव आया तो भाई क्या होगा, तो ये जो है ये वापस हो लेगा, ओरिजिन की तरफ हो लेगा। तो ये हो गया अपने पास c, ये हो गया c बाई बीटा की जगह क्या रखना है, बीटा की जगह अपने लोग को रखना है, बीटा की जगह अपने लोग को रखना है क्या, r बाई सॉरी 1/4 और z की जगह r बाई रूट 3। तो जब हम यहां पे 1/4 लिखेंगे तो ये 4c हो जाएगा और यहां z की जगह कितना, r नॉट बाई रूट 3। देख लो z की जगह कितना, r बाई रूट 3, z नॉट की जगह या z की जगह जो भी, तो यहां लिख दोगे अगर r बाई रूट 3 और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अपने पास r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 3। अरे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो तो इसको पूरा सॉल्व करो तो एफ नेट कितना आएगा यार, तो एफ नेट की वैल्यू आएगी c माइनस 4c और ये कितना 1 माइनस, देखो ये रूट 3, ये 4r हो गया तो ये 1 माइनस r अपॉन रूट 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर को भी बाहर कर लिया तो ये आर आ गया और यहां कितना हो गया, अंडर रूट में 4 उसको 2 लिखा जा सकता है, इससे ये कट जाएगा तो c माइनस 4c इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c माइनस 2c आएगा और आंसर हमारा माइनस c आएगा। फोर्स हमारा नेगेटिव आया इस सिचुएशन में, मतलब नेट फोर्स किधर बढ़ा है, ऊपर, क्योंकि हमने नीचे वाले को क्या मान लिया था, पॉजिटिव, तो पार्टिकल जो है वो वापस जाएगा। और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है, फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड z नॉट इज ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल विल ऑलवेज रीच द ओरिजिन। अब देखो इसको कैसे, वही वाली सिचुएशन, यहां z नॉट की वैल्यू अगर हमेशा 0 से बड़ी होगी, मान लो 0, तो ये कितना हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, ठीक, आर स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हो गया और यहां पे बीटा की जगह 1 मानोगे तो ये आर हो गया। मतलब अब तुम इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे यहां पर पॉजिटिव वैल्यू तो ये फंक्शन बढ़ेगा और बीटा की तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये टोटल फंक्शन घटेगा। अरे समझ आया क्या, तो भाई मतलब अगर मेरा z नॉट जो है वो 0 से बड़ा है और बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मेरा डी ऑप्शन जो होगा वो हमेशा ही सही होगा, वो कभी गलत नहीं होगा। अरे ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट आएगा। अरे बात समझ आ रही, दूसरे वाले पार्ट में अपन कैपेसिटेंस भी कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे पोर्शंस कवर करेंगे आगे चलकर, धीरे धीरे सब कवर कर डालेंगे आपको पूरा का पूरा। आपके जेईई एडवांस एग्जाम के पहले हर चैप्टर का पीवाईक्यू, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, वो आपसे हमारे संकल्प भारत के चैनल पर पूरी तरह से सॉल्व करा दिया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन, एंड इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ऐसे ही बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिखते हैं भाई, उनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। जेईई एडवांस है, आईआईटी है, दुनिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूशंस में गिना जाता है और अगर उसकी रेपुटेशन है सर तो उस रेपुटेशन के लिए आपको उसका रेपुटेड एग्जाम भी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट में बराबर मेहनत, तब जाकर एग्जाम निकलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज q और मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. A point dipole of dipole moment p is now brought towards q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system, including the direction of the dipole, work done in bringing the dipole to this position is n into mg, where g is the acceleration due to gravity. Then the value of n is, ये हमको बताना है और ये जो फोर्सेस है ये लामीज थ्योरम की तरह लग रहे हैं। तो देखो भाई, अगर मैं इस डायग्राम को समझूं तो मेरा ये जो डाइपोल था, इसका डाइपोल मोमेंट था p, कितना था भाई, p, ठीक है। ये बहुत छोटा डाइपोल था, इसको जब यहां लाया गया तो ये चार्ज यहां दूर चला गया, तो बताया गया, कहा गया कि बताओ टोटल कितना वर्क हुआ। तो जब टोटल वर्क की बात आई तो जो ये m मास का चार्ज पार्टिकल था, जिसका चार्ज q था, ये h हाइट ऊपर गया, तो इसने जो काम किया वो गया mgh। और दूसरा काम डाइपोल और चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसने किया, और उसने किया कितना भाई, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, इसको r मान लो फिलहाल, तो ये हो गया अपने पास 2kp अपॉन r क्यूब इंटू
टू केपी क्यू टू, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 kp अपॉन r³ इंटू क्यू, और भाई कितना गया ये, कितना गया ये भाई, इंटू आर गया, तो इससे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा mgh प्लस 2kpq अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया अपने पास टोटल वर्क डन। अब हमको करना है इसको mgh के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, mgh के फॉर्म में, मतलब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg के बीच का रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा एक काम करते हैं, और लामीज थ्योरम की बात करते हैं, जो ये कह रहा है भाई इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। यहां पर डाइपोल था हमारा, यहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल था जो कहीं यहां से लटका हुआ था, इधर तक गया था, ये था अपने पास। अब देखो, अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपके पास हो जाएगा कितना भाई mg, अरे बात ये सॉरी ये वेट हो जाएगा mg, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Fe, और ये जो लेंथ दी है ना इसने, ये लेंथ दे दी है 2l साइन अल्फा बाई 2, मतलब यहां से जो लाइन आ रही है वो इसको दो बराबर पार्ट में तोड़ रही है, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये लेंथ हमारी l है, तो ये l साइन अल्फा बाई 2 होगा, ये l साइन अल्फा बाई 2 होगा, अरे भाई, और ये लेंथ भी कितना होगा, l होगा। तो मैं इस एंगल को x, तो इस एंगल को भी x मान सकता हूं, ये हमको सोचना पड़ेगा। इधर टेंशन कितना लग रहा था बताओ, इधर इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया अपने पास t। चलो अब एंगल्स मार्क करते हैं। देखो इस वाले एंगल को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 180 माइनस x, और इस वाले एंगल को क्या लिख सकता हूं, ये x है तो ये x हो जाएगा, और ये पूरा अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 180 माइनस अल्फा। कैसे, 360 माइनस 180 प्लस x माइनस अल्फा, x से x कट जाएगा, 180 माइनस अल्फा आ जाएगा। और जब हम लामीज थ्योरम की बात करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे F अपॉन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F अपॉन एंगल कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू mg अपॉन साइन 180 माइनस x। अरे बात समझ आ रही, टेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो t अपॉन साइन x प्लस अल्फा लिख लो, लेकिन ऐसी कोई खास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो समझो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना आपने को, तो ये कितना हो जाएगा, kp अपॉन ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है भाई, इस लेंथ को चलो अभी फिलहाल r मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन r क्यूब, और भाई ये हो गया अपने पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और mg अपॉन साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स। देखो ये पूरा एंगल अल्फा, ये x, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो अब मैं उठा के यहां पे x की जगह क्या रख दूंगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2। अरे बात समझ आ रही, अब यहां से क्या होगा भाई, साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाता है, दैट इज कॉस अल्फा बाई 2। तो हमको क्या मिलेगा भाई, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमको q की वैल्यू, चाहे हम एलिमिनेट कर रहे हैं जब, तो यहां पे हमारे पास क्या है, देखो यहां पे हमारे पास kp अपॉन आर स्क्वायर, 2kpq अपॉन आर स्क्वायर, इन सब की वैल्यू mg के टर्म में निकालते हैं। देखो 2kpq अपॉन आर क्यूब को, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2kp, q की q रहने दो, आर स्क्वायर इंटू आर, और भाई इक्वल्स टू mg साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अल्फा बाई 2। इसको तुम क्या मान लो, 2kpq अपॉन आर स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, इसकी अगर तुम वैल्यू देखोगे 2kpq अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो ये कितना मिलेगा, mg साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2l साइन अल्फा बाई 2। अब क्या होगा भाई, अब कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, और ये हमको कितना मिल जाएगा, 2kpq अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बताओ 2kpq अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2kp अपॉन, ध्यान दो इसको, ध्यान दो यहां पे क्या हो जाएगा, 2kpq अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, mg इंटू 2 2 2 4
4L साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो इसको अगर हम लिखें तो 2kpq अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 4mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अरे बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है समझना, इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को समझो। ये h किसके इक्विवेलेंट है, ये h किसके इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू कितनी है 2l साइन अल्फा बाई 2 है ना, ये 2l साइन अल्फा बाई 2 है। बहुत बढ़िया भैया, ये देखो ये एंगल अल्फा है, ये तुम्हारा x है, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। ध्यान दो, हाँ इसको समझते हैं। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल तुम्हारे पास कितना है x, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स। अरे हुआ कि नहीं। और h की वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई h की वैल्यू कितनी होगी 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन 90 माइनस एक्स। अरे बात समझ आ रही। अरे भाई h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होती है ना, तो मैं h की जगह क्या लिख सकता हूं, यही तो लाइन थी, यहीं से तो ये पार्टिकल h हाइट गया था। और अगर मैं इस h की वैल्यू निकालने जा रहा हूं तो मैं h इक्वल्स टू लिख सकता हूं कितना 2l। देखो 2l यहां पे ये कितना है, ये कितना अपने पास 2l साइन अल्फा बाई 2, 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू, मैं यहां बना दे रहा हूं। देखो ये पूरी लेंथ थी 2l साइन अल्फा बाई 2, ये जो एंगल था ये था अपने पास 90 माइनस एक्स, और ये हाइट थी अपने पास h। तो h की वैल्यू हो गई 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू भाई साइन 90 माइनस एक्स। ठीक है, और अभी x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन 90 माइनस एक्स। एक्स अभी हमने कितना निकाला, देखो जरा तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 निकाला क्या, x इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा बाई 2 निकाला। अब मैं यहां पे x की जगह 90 माइनस अल्फा बाई 2 रखूंगा तो इससे ये कट जाएगा और h की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये h मिल गया भाई, 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बहुत बढ़िया। अब देखो 2kpq अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहां से क्या लिखूं, अब यहां से क्या लिखूं भाई, इसको अब यहां से सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2kpq अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अरे अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यार, नहीं भाई, तो 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4mg। 4 को इसको कैसे तोड़ सकते हो, दो पार्ट में, 2 इंटू mg इंटू 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन 2 यहां कितना हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को h लिखा जा सकता है, तो जो वर्क डन आएगा भाई 2kpq अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं 2mgh। अरे बात समझ आ रही, क्या लिख सकते हैं 2mgh। अरे ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे बहुत ध्यान से भाई। ये अपने पास था mg 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये लेंथ अपने पास कितनी है, r की वैल्यू अपने पास कितनी है 2l साइन अल्फा बाई 2l साइन अल्फा बाई 2। तो यहां से हमको ये वैल्यू कितनी मिल गई 2mgh। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया mgh प्लस और कितना था, देखो जरा तो टोटल वर्क डन 2kpq अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो 2kpq अपॉन आर स्क्वायर को तुम और क्या लिख सकते हो भाई 2kpq अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू क्या निकल के आया भाई 2mgh। तो ये हो जाएगा 2mgh। तो टोटल कितना हो गया 3mgh। तो आंसर कितना है अपने पास, आंसर कितना है अपने पास टोटल वर्क डन 3mgh। अरे बात समझ आ रही, तो देखो यहां n की जगह कितना हो जाएगा, यहां n की जगह हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का PYQ, जिसमें लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम फिर अपने अगले शेड्यूल पर, जो आपको टेलीग्राम पे और आपको ऐप पर और आपको यूट्यूब पे हर जगह इसका पूरा का पूरा डिटेल मिल गया होगा, अदर शेड्यूल पर, अपने नेक्स्ट शेड्यूल पर हम अपलोड करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपना कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश करेंगे कि हम उसमें मैग्नेटिज्म कवर कर दें, ठीक है। अदरवाइज हम इसके और पार्ट्स अपलोड करते रहेंगे जब तक आपके
जेईई एडवांस के पेपर आएंगे तब तक हम पूरे सिलेबस का आपका पीवाईक्यू सॉल्व करा देंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी और मजबूत कर सकें और इन पीवाईक्यू से कुछ नया सीख सकें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करा जा सके। ठीक है, मन लगाकर पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपका सिलेक्शन अवश्य करवा के रहेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है सिलेक्शन का। ये तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।